साची जब 6 साल की होती है तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मामा जी रघुनाथ और मामी जी यामिनी के साथ रहने लगती है। रघुनाथ और यामिनी को एक छोटा बेटा भी होता है जो साची की उम्र का ही होता है। ए लड़की, चल जल्दी से सारा काम कर। ये कपड़े तेरा बाप आकर धोएगा क्या? और हाँ, कपड़े धोने के बाद तुझे छत की भी सफाई करनी है। और अगर तूने ये सब नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मामी जी, मुझे ये सब नहीं आता। वो सब मैं नहीं जानती, कर करके सीख जाएगी। और खबरदार, जो ये सब कुछ तूने अपने मामा जी को बताया तो मैं तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। यामिनी साची के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसके खौफ से बेचारी साची सारे काम करती रहती है। साची से कोई भी काम ठीक ना होने पर यामिनी उस पर बहुत गुस्सा करती है। रघुनाथ इन सब बातों से बेखबर होता है। ये छोकरी तो किसी भी काम की नहीं है, सारे काम बिगाड़ कर रख देती है। इससे तो छुटकारा पाना ही होगा। फिर एक दिन यामिनी साची को एक कोठे में ले जाती है और वो उसे वहां की मालकिन गंगूबाई के हवाले करती है। ये ले गंगूबाई, आज से ये छोकरी तेरी, इसका भविष्य तो अब यही बनेगा। नहीं मामी जी, मुझे आज छोड़कर मत जाइए मामी जी, मामी जी। अरे नालायक, दूर रहे मुझसे। यामिनी साची को वही कोठे पर छोड़कर चली जाती है और साची उस कोठे का परिसर देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन तभी गंगूबाई उसके पास आती है और उसे प्यार से कहती है, घबराओ मत बेटा, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। फिर गंगूबाई और साची दोनों साथ में खाना खाती है और वो साची को नहलाकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती है। गंगूबाई, एक और नन्ही जान जुड़ गई अपने परिवार में। हाँ जिग्ना, ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। उन गधे लोगों को क्या पता कि वो इन मासूम बच्चों को कोठे में नहीं बल्कि एक प्यारे से स्वर्ग में छोड़कर जा रहे हैं। सच में गंगूबाई, आप जिस तरह इन नन्ही बच्चियों का ध्यान रखती हो वैसा कोई भी नहीं रख पाएगा। इन्हें खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखवाना, इनका भविष्य चमकाकर आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो। अरे मुझे भी ऐसे ही मेरी ताई जी छोड़कर गई थी, लेकिन यहाँ रहकर मैंने तय किया कि मैं जब यहाँ की मालकिन बनूंगी तो किसी भी मासूम बच्ची की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। साची से छुटकारा पाकर यामिनी बहुत खुश थी। लेकिन जब रघुनाथ साची को गायब देखता है, भाग्यवान, सांचू कहाँ है? मेरी सांचू कहाँ गई? बाजार में कुछ गुंडे आकर उठाकर ले गए साची को। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखिए ना, उन्होंने मुझ पर भी वार किया। ये देखो, मेरे हाथ पर कितनी चोट आई है। क्या? यामिनी ने अपने हाथ पर नकली चोट बनाई होती और उसे ढकने के लिए पट्टियां भी लगाई होती, जिस पर खून के दाग भी थे। सब सुनकर रघुनाथ बहुत डर जाता है और वो हर जगह साची को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो साची की मिसिंग फाइल दर्ज कराता है, लेकिन पुलिस भी साची को नहीं ढूंढ पाती। ना जाने मेरी साचू कहाँ चली गई। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, मैं आपकी भांजी को ऐसे नरक में छोड़कर आई हूँ जहाँ का पता आप कभी नहीं लगा पाओगे। लेकिन जैसे यामिनी सोच रही होती है, सब कुछ उसके विपरीत होता है। साची को कोठे में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गंगूबाई उसे और बाकी बच्चियों को वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देती और अपनी ममता से सबका दिल जीत लेती है। गंगू माई, आप बहुत अच्छी हो और तू भी मेरी साचुड़ी। ये लो बच्चियों, मैंने सबके लिए ढोकला बनाया है। ये ढोकला तुम सबको मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम सबका ढोकला खाने के बाद पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है गंगूबाई।
फिर गंगूबाई सबको ढोकला देती है और उसके बाद सभी बच्चे पढ़ने लगते हैं। रोज सुबह गंगूबाई कोठी की सभी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करती है और उन सबको पढ़ा लिखा कर खूब होशियार बनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और साची अब कॉलेज जाने लगती है, जहाँ एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। हाय, मेरा नाम शौर्य है। एक्चुअली मैं पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज ही नहीं आ पाया। तुम मेरी ही क्लास में हो ना? हाँ। क्या तुम मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स दे सकती हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। फिर साची शौर्य को नोट्स देती है और दिन भर वो दोनों खूब बातें करते हैं। और इसी बीच शौर्य को साची से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। नोट्स वापस लौटाते वक्त वो उसके नोट्स में एक खत रखता है, जिसे पाने पर साची पढ़ती है। कल दिन भर तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के बाद कॉफी पीने चलोगी क्या मेरे साथ? शौर्य कॉलेज के बाद साची का गेट पर इंतजार करता है और फिर वो दोनों कैफे चले जाते हैं। इसी तरह अब रोजाना वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। फिर एक दिन शौर्य अपने जज्बातों को बयान कर देता है। साची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? आई नो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड होगा, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। शौर्य, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये प्यार और शादी क्या? बोलो साची। देखो शौर्य, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम मेरी असलियत नहीं जानते कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। क्यों साची, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर कहाँ से बिलोंग करती हो तुम? मैं कोठे में रहती हूँ शौर्य, और वहां मुझे मेरी गंगू माई ने संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया। नाम के लिए तो वो एक कोटा है, लेकिन मेरे जीवन का असली स्वर्ग तो वही है। गंगू माई जितना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। साची, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मन की इतनी साफ हो, तुमसे शायद ही कोई नफरत कर सकता है, और तुम्हारे कोठे से बिलोंग करने से मेरा प्यार कम नहीं होने वाला है। थैंक यू शौर्य। फिर साची और शौर्य गंगूबाई की उपस्थिति में शादी कर लेते हैं और शौर्य साची को अपने घर ले जाता है। लेकिन तभी वहां पर शौर्य की माँ साची को दरवाजे पर ही रोक लेती है। रुक जाओ, इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाया है तू? कौन है ये? माँ, साची और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? हाँ पापा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पापा जी। ये नाटक मेरे सामने मत कर। और तू नालायक लड़के, शादी क्या 2 मिनट में होने वाली रस्म है क्या? पहली बात तो तूने हम दोनों से बिना पूछे इस चुड़ैल से शादी कर ली। दूसरी बात तो ये है कि तूने ये सब कुछ जल्दबाजी में किया है। अरे दहेज बहेज की कोई रस्म होती है कि नहीं? वो सब क्या तेल लेने गई क्या? लेकिन माँ, तू तो चुप ही रहे। ए लड़की, जा अपने माता पिता को लेकर आ, वरना मैं तुझे इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ, वो मैं। ये बकरी की तरह मैं मत कर और जाकर अपने माँ को लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी मेरे माई को लाती हूँ। फिर साची गंगू माई को लेकर वहां पर आ जाती है और तभी यामिनी और गंगूबाई एक दूसरे को देखकर बहुत चौंक जाती है। तू ये कैसे हो सकता है? तू इसकी माँ कैसे हो सकती है? नहीं, मेरी बहू कोई वेश्या नहीं हो सकती। क्या खेल खेला है किस्मत ने भी। मेरी सांचुड़ी को उसी चौखट पर लेकर आई है जहां उसे उसकी मामी ने घर से बाहर निकाला था। क्या? ये आप क्या कह रही हो माई? सांचुड़ी, ये यामिनी और रघुनाथ है, तेरे मामा मामी। ये वही दुष्ट औरत है
जो तुझे बचपन में मेरे यहाँ कोठे पर छोड़कर गई थी, तुझसे छुटकारा पाने के लिए। क्या? इसका मतलब ये मेरी सांचू है? सांचू, मामा जी। साची तुम? अब चुप क्यों है तू यामिनी? ये झूठ कह रही है जी। मैंने सांची को कोठे पर कभी नहीं छोड़ा। इसे तो गुंडे लेकर गए थे, उन्होंने ही छोड़ा होगा इसे। बस मामी जी, बस। और कितना झूठ बोलोगी आप? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं सिर्फ 6 साल की थी जब आपने मुझे कोठे पर छोड़ा था। ए पागल छोकरी, एक खींच कर दूंगी। झूठ मत बोल। बुढ़िया, जबान संभाल कर। तू मेरी बेटी से बात कर रही है। अगर जबान ज्यादा तेज चलाई तो यही तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। छी यामिनी, मुझे तुम पर घिन आ रही है। अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे दिल में कोई ममता का भाव है या नहीं? आपने बहुत गलत किया माँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए तो आप मर चुकी हो। लेकिन शौर्य, एक बात बहुत अच्छी हुई कि मामी जी ने मुझे कोठे पर छोड़ा, क्योंकि मुझे वहां पर एक माँ की ममता मिली। वरना अगर मैं यहाँ रहती तो जीवन भर में मौन रहकर इनके अत्याचार ही सहती रहती। लेकिन इसके किए की सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। निकल जा मेरे घर से। नहीं, माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू तो मेरी बेटी की तरह है ना सांचू? सांचू, बोल ना अपने मामा जी को। शौर्य, बेटा अपनी माँ को माफ नहीं करेगा तू? नहीं माँ, आपने काम ही ऐसा किया है जो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यामिनी को घर से बाहर निकाला जाता है और रघुनाथ अपनी भांजी यानी अपनी बहुरानी सांची की आरती उतारता है और उसका गृह प्रवेश कराता है। और उस दिन के बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। रागिनी अपनी सास मधु, ससुर प्रमोद और पति राघव के साथ रहती है। वैसे तो अक्सर मधु सब पर चिल्लाती रहती है और घर में दादागिरी करती रहती है। लेकिन एक दिन उसके हाथों से प्रमोद का लकी कुर्ता जल जाता है। अरे बावड़ी औरत, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तुमने क्या कर दिया? इस्त्री कर रही थी या कुछ और कर रही थी? अरे ये मेरा लकी कुर्ता था, इसे तुमने जलाकर राख कर दिया। इतना बेवकूफ और गैर जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है? अरे ये क्या बात हुई भला? मैंने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है। जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। इसमें इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो तुम। हर बार मैं तुम्हारा ही सुनता रहता हूँ, लेकिन आज तुम मेरी बात सुनोगी। आज तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। दिन भर अपनी बकबक करके सबका दिमाग खाती रहती हो। जाओ, अब सत्यानाश तो कर ही दिया है तुमने। अब क्या मेरा मुंह देखने खड़ी हो यहाँ पर? ठीक है, अगर इतना ही है तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन माँ जी। माँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा, मैं जा रही हूँ। गुस्से में मधु अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। 2 दिन बाद प्रमोद का गुस्सा शांत होने पर उसे मधु की फिक्र होने लगती है। वो अपना गुस्सा थूककर उसे घर वापस लाने के लिए उसके मायके चला जाता है। लेकिन मधु गुस्से में उसे धक्का मार देती है, जिसके कारण प्रमोद धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। अरे रे, टूट गई रे मेरी कमर। निकल जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली वापस घर। अरे मधु, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझसे रोज लड़ती हो। एक दिन मैंने तुमसे लड़ाई क्या कर ली? तुम तो सब कुछ छोड़कर यहाँ अपने मायके आ गई। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हिंदी में कहा हुआ आपको समझ में नहीं आता क्या? निकल जाओ यहाँ से। मधु की बातें सुनकर प्रमोद बहुत उदास होता है। घर जाने के बाद भी
2 से 3 दिनों तक लगातार वो मधु को कॉल करके घर बुलाता है। रागिनी और राघव भी मधु को मनाकर घर लाने की कोशिश करते हैं। मधु को मनाने के लिए सभी लोग खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं आती। एक दिन अचानक से मधु रागिनी के व्हाट्सएप का स्टेटस देखती है, जिसमें उसने अपनी नई सास के साथ फोटो पोस्ट की होती है। मिलिए मेरी नई सासू माँ से, #लव यू सासू माँ। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? प्रमोद जी ने नई शादी कर ली। फोटो देखकर मधु एकदम से हैरान हो जाती और वो सीधे अपनी बहू रागिनी को वीडियो कॉल करती है। रागिनी बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये नई चुड़ैल कौन है? माँ जी, इन्हें चुड़ैल मत कहिए, ये मेरी नई सासू माँ है। अब आपको तो हम तीनों ने खूब मनाया था, लेकिन आप तो आई ही नहीं। आप तो 100 बार पापा जी पर चिल्लाती रहती है, लेकिन उन्होंने एक बार के आप पर चिल्लाया, आपने तो घर ना आने की ही जिद पकड़ ली। इसीलिए अब इस घर में उनकी नई बीवी आ चुकी है। कैसी लगी आपको नई सौतन माँ जी? क्या? क्यों माँ जी, आपके तोते क्यों उड़ रहे हैं? आपको तो यहाँ नहीं आना था ना। अब पापा जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको तो यही चाहिए था ना। और आपने ये भी कहा था कि आप अपने मायके में बहुत खुश हो। हाँ हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय। रागिनी की बातें सुनकर मधु बहुत घबरा जाती है और वो वापस से रागिनी के स्टेटस पर प्रमोद और उसकी बीवी की फोटो देखने लगती है। हे भगवान, प्रमोद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, इस औरत ने आते ही मेरे पति और मेरे बेटे बहू को अपने काबू में कर लिया। मुझे वापस जाना ही होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मधु से रहा नहीं जाता और वो वापस अपने ससुराल चली जाती। तभी वो वहां पर प्रमोद और उसकी नई बीवी को एक साथ फोटोशूट करते हुए देख लेती है। रुक जाओ और बंद करो ये तमाशा। अरे ओ कल की आई डायन, ये मेरा पति है, चल दफा हो जा यहाँ से। मधु, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं रहा। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? ऐसे कैसे हक नहीं रहा? मेरा आप पर पूरा हक है। अरे किसी का बाप भी मुझसे मेरा यह हक नहीं छीन सकता। मैं आपकी बीवी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। फिर मधु प्रमोद की नई बीवी को धक्का देती है। मधु, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? नौटंकी तो आपने लगा रखी है प्रमोद जी। अरे क्या हुआ अगर मैं रूठ कर चली गई तो? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम नई शादी करोगे और तुम दोनों की तो टांगे तोड़ने वाली हूं मैं। क्यों रे राघव, इतनी जल्दी भूल गया अपनी सगी माँ को? और तू रागिनी बहू, क्या पूछ रही थी मुझे? कैसी लगी मेरी नई सौतन? रुक तू, आज तुझे मैं दिखाती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। बस, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मधु। हमने तुम्हें कितनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब चली जाओ यहाँ से। आप पागल हो गए हो क्या? अरे हो गई गलती, इतनी बड़ी सजा दोगे क्या उसके बदले? मुझे माफ कर दीजिए प्रमोद जी, मैंने सच में बहुत गलत किया है। उस दिन भी मेरी ही गलती थी, मैंने आपका लकी कुर्ता जला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने दिनों तक मैं ही आप लोगों पर जुल्म कर रही थी, तो क्या इस बार आप मुझे माफ नहीं कर सकते? तभी अचानक से सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग यूं बेवकूफों की तरह खीकी खूकू क्यों कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी बीवी साहिबा, तुम्हें क्या लगा
मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने आप से दूर कर दूंगा। माँ जी, जिसे आप मेरी नई सास समझ रही थी, वो तो बस मेरी एक दिन की नकली सास है। ये सब तो एक नाटक था, ताकि आपको हम वापस घर बुला सके। और देखो, हमारा प्लान कामयाब हो गया। आपका हमारे प्रति प्यार आपको हमारी तरफ वापस खींच ही लाया। तुम लोग भी ना, सच में मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। लेकिन इस नाटक से मुझे अपनी गलतियां भी समझ आ गई है। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। मैं जानती हूँ कि हमेशा ही मैं तुम सब पर गुस्सा करती रहती हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार से ही बातें करूंगी और गुस्सा भी करूंगी, लेकिन वो भी प्यार से। सभी एक साथ हंसते हैं और अंत में रागिनी के सास ससुर फिर से एक हो जाते हैं।